उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इन तीनों लेक्चर जो भी हो 2 या 3 लेक्चर हो, इन तीनों लेक्चर को जो है ना प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप एक साथ जो है तीनों लेक्चर को इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। ठीक है, चलिए समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आपका जो है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है क्या, सेल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुत आराम से समझेंगे। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है, सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो जरा ध्यान से, शुरू करने से पहले हम जरा बताते हैं कि सर सेल जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सर, इसका नाम क्या है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग को एक ब्रॉड माइंड में आ जाना चाहिए। मतलब कि हमारा सोच जो है ना इस रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग हमारे थोड़ा सा सोच क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर कुछ इंट्रोडक्शन हम आपको बताते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिरकार हम लोग सेल क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और सेल होता क्या है, सब कुछ तो डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया जाता है। सुनिए, समझिए, ध्यान सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि इस धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमने क्या बोला कि धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये माना जाता है कि 9.1 मिलियन स्पीसीज, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 9.1 मिलियन स्पीसीज जो है ना साइंटिस्ट के द्वारा, बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये अनुमान कुछ सालों पहले तक है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि दिन पर दिन, ठीक है, डे बाय डे जो है, हर एक दिन बहुत सारे नए नए ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आ रहे हैं, खोज कर रहा है साइंटिस्ट लोग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 9.1 मिलियन स्पीसीज जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा हम लोग के धरती पर क्या है, प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, किसके, ऑर्गेनिजम्स के, जीव जंतुओं के। ध्यान से समझिएगा क्या आप बोलना चाह रहे हैं। जरा सोच के देखो कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं सर, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन में क्यूरियोसिटी आया, इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, इतने सारे जीवन का प्रकार है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आखिरकार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आया कहां से। सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है, आखिरकार इस नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहां से आया। इसी बात को जानने के लिए, ठीक है, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना अपने एफर्ट्स को, अपने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स को, ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स को लगाएं। ठीक है, और हम लोग कंक्लूजन पाएं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यूनिट से बनता है, जिसका नाम क्या है, सेल। बात समझ में आना चाहिए कि हम ये बोलना चाह रहे हैं सर कि धरती पे आज आपके अनुसार सर कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, सबसे बेसिक और फंडामेंटल अगर यूनिट कोई है जिस चीज से बन करके पूरा का पूरा धरती पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका यूनिट कौन है, सेल है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर दिए आपको, हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि सर सेल, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब क्या कि लाइफ का एक इकाई आप कह सकते हैं कि इसी से लाइफ बना हुआ है। थोड़ा सा आपको हम ओवरव्यू देते हैं, जरा समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कि सेल को तो बाद में समझेंगे, पहले देखिए ध्यान से हम क्या बात कर रहे हैं कि ये चैप्टर है सेल। ठीक है, क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक हमारा है बायोलॉजी का सेल। ठीक है, ध्यान समझेंगे कि सर सेल जो है बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो प्लांट सेल हो और चाहे वो एनिमल सेल हो, या फिर इन दोनों के अलावे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या कि हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं तीनों ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल यूनिट है, जिस चीज से ये मिलकर के बने हैं ये ऑर्गेनिज्म, वो कौन है, सेल है। ध्यान रखिएगा कि सर वो साइंस का ब्रांच, वो बायोलॉजी का ब्रांच जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल किस तरीके से काम करता है, मतलब क्या कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल फंक्शंस कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में जिस बायोलॉजी के ब्रांच में कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं सेल बायोलॉजी, या फिर क्या कहते हैं, बोलिए, साइटोलॉजी। बिल्कुल बात सही है। अगर हम बात करें सेल के बारे में तो ध्यान रखेंगे बाबू कि स्टडी ऑफ सेल, इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, एंड इट्स व्हाट, फंक्शंस को पढ़ना। ठीक है, ये सभी के सभी आते हैं
हमारे एक ब्रांच में जिसको कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है, आर कॉल्ड सेल बायोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं साइटोलॉजी। मतलब क्या कि जो हम सेल पढ़ रहे हैं सर, वो उसके पढ़ाई को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। क्लियर हो गया हमारे पास, इतना तो क्लियर हो गया होगा सर, ठीक है। अब चलिए, अब ये बात आता है कि सर ठीक है, हमको समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी या फिर क्या, साइटोलॉजी। जरा सोच के देखना कि सर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, शुरू में साइंटिस्ट लोग, शुरू में बायोलॉजिस्ट लोग, जो बायोलॉजी में दो होते हैं, एक जूलॉजिस्ट होते हैं जो जानकार होते हैं किनके, जानवरों के बारे में, ठीक है, और एक होता है क्या, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट किसके बारे में, प्लांट विशेषज्ञ को कहते हैं हम लोग, बॉटनिस्ट कहते हैं। तो जो भी हम साइंटिस्ट बोल रहे हैं आप समझिएगा, या तो जूलॉजिस्ट या तो क्या बॉटनिस्ट, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया क्या। तो हम ये बोल रहे हैं सर कि हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का। चलिए देखते हैं ध्यान से कि सेल क्या होता है। समझिए कि सर सेल को पढ़ने से पहले इसका डिस्कवरी के बारे में हम लोग को जानना होगा कि आखिरकार सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ। क्योंकि जरा सोच के देखिए कि जब तक हमको सेल के बारे में हमको पता ही नहीं, वो चीज हमको हमारे आंख के सामने आएगा ही नहीं, तो हम उसके बारे में पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना। तो हमारा जो है इस सेल चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होता है कि सर सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। ध्यान से समझेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ व्हाट, सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे बाबू कि सेल का डिस्कवरी के लिए एक इंग्लिश साइंटिस्ट, ठीक है ना, जो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या बोले हम, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, हम बोले कि सेल का डिस्कवरी कौन किया, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। क्या बोलेंगे हम लोग, रॉबर्ट हुक। हम लिख देते हैं यहाँ रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये जो है इंग्लिश साइंटिस्ट थे, अंग्रेज साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया कि कॉर्क सेल, इन्होंने क्या बोले बताओ बाबू, कॉर्क सेल का इन्होंने डिस्कवरी किया। कैसे, समझिएगा। इन्होंने कॉर्क सेल, ठीक है, क्या बोले हम, कॉर्क सेल का डिस्कवरी किया। कहाँ से सर, ये कॉर्क सेल इनको मिला कहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्री है जो हम लोग सब जानते हैं, ओक ट्री। क्या बोले हम, ओक ट्री। तो ओक ट्री के छाल के नीचे, ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्टेन किया, कॉर्क सेल, ठीक है। और ये खुद के सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से कंक्लूजन क्या निकालें कि वो जो चीज़ इनको ऑब्जर्व हुआ उस माइक्रोस्कोप के अंदर में, उन्हीं को इन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया। ध्यान रखना। तो बात यहाँ पूछा जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक। ये इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बात को लिख दिया गया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो कौन सा सेल था, तो क्या बोलेंगे, कॉर्क सेल। ये सेल कहाँ पाया गया था, तो ध्यान रखेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री कॉल्ड ओक ट्री। क्या नाम है, ओक ट्री। इसका अगर हम बॉटेनिकल नाम लिखें तो वो है क्यूरिकस स्यूबिया। क्या नाम हो गया इसका, क्यूरिकस स्यूबिया, ओक ट्री को कहते हैं, ठीक है। और इसी ओक ट्री के छाल के जस्ट नीचे में ये सेल को ऑब्टेन किया गया था। ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, कॉर्क सेल को जब इन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप के, सेल्फ डिज़ाइन सिंपल माइक्रोस्कोप के जब अंडर में देखा तो पता चला इनको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मिला। हनी कॉम्ब, आप नाम देखे होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है। हनी का कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कौन सा ट्री से, ओक ट्री, जिसको क्या कहते हैं, क्यूरिकस स्यूबिया, इसी प्लांट के छाल के जस्ट नीचे में कॉर्क सेल डिस्कवर किए। और कॉर्क सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखे बाबू, तो इस तरीके का कंपार्टमेंट्स इनको नज़र आया। और हर एक कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कह दिया
हर एक कंपार्टमेंट्स को इन्होंने कह दिया क्या, सेल। क्या कह दिया, सेल। चूँकि ये क्या था, कॉर्क से ऑब्टेन हुआ था, तो इसीलिए सेल का नाम पड़ गया क्या, कॉर्क सेल। ध्यान रखिएगा। तो फिर आपसे आपके मन में ये बात आएगा कि सर ये कॉर्क सेल प्लांट सेल है कि एनिमल सेल। तो कॉमन सेंस, जब ये ट्री से ऑब्टेन हुआ है तो ये प्लांट सेल है। बिल्कुल, ये कॉर्क सेल कैसा सेल है, प्लांट सेल। ध्यान से समझेंगे, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कॉर्क सेल कैसा सेल है बोलो, ये प्लांट का सेल है। ठीक है, तो सर प्लांट के सेल में अगर हम आगे बढ़ के देखेंगे तो प्लांट का सेल लिविंग भी होता है और डेड भी होता है। तो सर ये प्लांट का सेल लिविंग था कि डेड था, तो ध्यान रखेंगे ये प्लांट का सेल जो है बाबू, ये डेड सेल है। देखिए, हर एक प्रश्न है, हर एक पॉइंट जो है ना प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, डेड सेल होता है। तो देखिए कितना प्रश्न बनेगा। सर हम बात करें डिस्कवरी सेल का कौन किया, तो बोलेंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवरी किया उस सेल का नाम क्या था, कॉर्क सेल। ये कॉर्क सेल कहाँ से ऑब्टेन किए थे, हमने आपको बोला कि एक पेड़ है जिसका नाम है ओक का पेड़, जैसे फिर क्यूरिकस स्यूबिया इसका बोटेनिकल नाम है, उसके जस्ट छाल के नीचे में कॉर्क सेल को इन्होंने अपने ही डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, जिसके हर एक कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया। और ये सेल चूँकि कॉर्क सेल था तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉर्क सेल नाम पड़ गया। ये कॉर्क सेल चूँकि ट्री से ऑब्टेन हुआ था तो ये सेल कैसा है, प्लांट सेल है। ठीक है, और ये प्लांट सेल क्या हो गया, डेड सेल हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फिर आपके मन में ये हो रहा होगा, बात समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो डेड सेल था। तो सर एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम बताएं कि सर लिविंग सेल को पहली बार, याद रखिएगा, डेड प्लांट सेल को पहली बार कौन डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, जरा सोचो कि जब तक ले सेल को डिस्कवर नहीं करेंगे, जब सेल डिस्कवरी नहीं हुआ तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या। जब हम सेल डिस्कवर कर देंगे फिर उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे तभी तो सेल के बारे में पूरा का पूरा हम बात करेंगे। तो इसीलिए तो हमारा चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले हम सेल का डिस्कवरी देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर लिए कि रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क सेल का डिस्कवर कर लिया तो यहाँ डेड सेल था। तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बात बोलने वाला था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सर आपके मन में ये आएगा कि सर लिविंग सेल को पहला वो कौन सा साइंटिस्ट था जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ध्यान रखिएगा, ये नोट में आपके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ। डच के रहने वाले एक साइंटिस्ट, क्या बोले हम, डच के रहने वाले, डच देश का नाम है, डच के रहने वाले साइंटिस्ट, इनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना, ये डच के रहने वाले बोटनिस्ट ही हैं, डच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसको शॉर्ट में एंट वॉन ल्यूवेनहॉक भी बहुत लोग बच्चे बोल देते हैं, एंट वन क्या ल्यूवेनहॉक। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग कोई इशू नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने, अगर आपसे कोई पूछे कि सर फर्स्ट डेड सेल किसने किया, प्लांट सेल, फर्स्ट प्लांट सेल या फिर डेड सेल कौन डिस्कवर किया, तो बोलेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया तो हमारे पास आंसर क्या होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर एंट वॉन ल्यूवेनहॉक शॉर्ट में। ठीक है, इन्होंने पहला डिस्कवर्ड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। यही नहीं, और भी पहला अगर बात करें बैक्टीरिया का सेल, इन्होंने ही क्या किया था, खोजा था, फर्स्ट बैक्टीरियल सेल। बात करें स्पर्म का सेल, जो ह्यूमन में स्पर्म होता है बाबू, स्पर्म एनिमल्स में बोलना है, ह्यूमन सही नहीं होगा बोलना, ह्यूमन में तो होता ही है लेकिन स्पर्म सिर्फ ह्यूमन में थोड़ी, एनिमल्स में बोलेंगे तो स्पर्म सेल। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटोजवंस, पहला प्रोटोजवन यही खोजे थे जो कि लिविंग सेल था, प्रोटोजवंस हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल, बैक्टीरियल सेल, स्पर्म सेल। ठीक है, क्या बोले, प्रोटोजवंस। अगर हम बात करें आरबीसी का भी डिस्कवरी, जो कि लिविंग सेल है, यही किए थे,
आरबीसीज का डिस्कवरी भी यही किए थे। ये तो अब आपके पास बहुत सारा प्रश्न आ गया कि सर फर्स्ट लिविंग फ्री लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया? एंट वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरियल सेल एंट वॉन लीवेनहॉक। स्पर्म सेल एंट वॉन लीवेनहॉक। प्रोटोजोअन आरबीसी सब कौन किया? एंट वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, सेल के ऊपर में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स को जो कि लिविंग थे उनको डिस्कवर किया गया, और इसीलिए लिविंग सेल का डिस्कवरर का क्रेडिट जो जाता है वो किन को जाता है? डच के बिलोंग किए हुए साइंटिस्ट, डच के साइंटिस्ट हैं एंट वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम नोट्स आपको लिखे रहे हैं तो एक और हम बात बोल दें कि रॉबर्ट ये हुक हैं, एक है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट क्या बोले हम? ब्राउन। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कौन से कंट्री से उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको समझिए, जैसे हम नाम ही जब लिख रहे हैं तो अब आपको बताते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन क्या बोले, हमारे पास यहाँ जगह है, देखो ध्यान से, हमने बोला कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसी को डिस्कवर कौन किए? रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखिएगा, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड व्हाट? न्यूक्लियस। तो याद रखेंगे, आपसे अगर पूछेगा कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करें, ध्यान से समझेंगे, एक और वर्ड, एक और साइंटिस्ट नाम याद आ रहा है जिसका नाम है परकिंज। ये परकिंज जो है प्रोटोप्लाज्म टर्म हम लोग सुनते हैं कि साइटोप्लाज्म उसी से बिलोंग करता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द को पहली बार कौन बताया? तो बोलेंगे क्या? परकिंज ने। ध्यान रखिएगा, तो परकिंज जो है क्वाइंड द टर्म क्या? प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा सा एक रफ आइडिया देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो सुने हैं, लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। इसी चीज़ को थोड़ा सा बस माइनर बात बता करके आपको समझाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। मान लेते हैं सर अभी तक सेल को हम डिस्कवर किए हैं, सेल का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, लेकिन चूँकि आप थोड़ा सा धीरज बना सके इस चीज़ में टेंस ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि मान ले ये सेल है सर, ठीक है, मान ले क्या है बताओ? सेल है, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, इसी को कहते हैं क्या हम लोग? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बाबू? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। और इसके न्यूक्लियस के अंदर में जो भी कंटेंट होता है लिक्विड, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं बोलिए? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को एक साथ कहते हैं हम लोग क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो एक रफ स्केच आ गया कि सर सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं उन सभी को क्या कह दिया गया बोलो? प्रोटोप्लाज्म। एक बात ध्यान रखेंगे कि परकिंज ने डिस्कवर तो किया ही, परकिंज ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को तो लाया ही बायोलॉजी के क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जितने भी लिविंग प्रोसेस हैं, जितने भी वाइटल प्रोसेस हैं, जैसे क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है समझिएगा ध्यान से सर, वो जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल के अंदर हो रहा होता है, जिसके चलते सेल जिंदा रह पाता है, सेल के अंदर में लाइफ मेंटेन रह पाता है, या फिर अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रही होती है, वो सारे के सारे किस में होता है? प्रोटोप्लाज्म। ये बात कौन बोला? ये बात परकिंज ने ही बोला। मतलब क्या कि सर जीवन का आधार किसको कहा? प्रोटोप्लाज्म को। किसने कहा? परकिंज ने किया। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि परकिंज ने कह दिया प्रोटोप्लाज्म को क्या, यहाँ लिख देते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ, क्या बाबू बोलो? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। परकिंज ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कह दिया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म, हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो आपका आंसर क्या होगा? परकिंज आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने सीखा कि डिस्कवरी कौन किया सर? कौन? सेल का डिस्कवरी कौन किया? ये लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। तो यहाँ जितने भी आपके सेल लिखाया गया वो लिविंग सेल है, जिनका क्रेडिट किसको जाता है? एंट वॉन लीवेनहॉक का। अगर बात करें कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन बोलेंगे।
प्रोटोप्लाज्म का टर्म जो है कौन लाया बायोलॉजी में, तो क्या बोलेंगे, परकिंज ने ही प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, सेल के अंदर में जितने भी कंटेंट है, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उस सब को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने अभी देखा क्या, अभी हमने देखा कि सेल का डिस्कवरी कौन किया, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया, लिविंग सेल कौन किया, डेड सेल कौन किया। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात आता है सेल थ्योरी का। मतलब क्या, अभी हम सेल थ्योरी बता नहीं रहे, पहले समझिए कि कैसे टॉपिक आपको जो है ना रिलेटेड है, कंटेंट वाइज अपने आप चलता है, अगर आप ध्यान से सुने तो। देखिए सर कि अभी सेल डिस्कवर हुआ, जब सेल डिस्कवर हुआ तो सब जैसे लोगों को पता चला। एक बात और ध्यान रखेंगे कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। और जब रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया, उसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बुक पब्लिश किया था, एक जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश किया, पब्लिश्ड अ बुक, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। हम क्या है बोलो बाबू, माइक्रोग्राफिया। और इसमें, इस बुक में एक्सप्लेन्ड या फिर एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ क्या, सेल। क्या बोले हम कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक को पब्लिश किया था 1665 करके ईस्वी है, ठीक है, ईयर में, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और इसी बुक में इन्होंने जैसे डिस्कवरी किया सेल का, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इस बुक में, ठीक है, पब्लिश किया ताकि लोगों को पता चल सके। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे ही लोगों को ये पता चला कि सेल नाम का भी कोई चीज़ होता है जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना एक साथ लग गए सेल का डिटेल जानने में, ठीक है। तो आप समझिए, तो दो साइंटिस्ट अब आ रहे हैं, दो साइंटिस्ट, एक दोनों का दोनों साइंटिस्ट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। तो ध्यान रखेंगे, टू साइंटिस्ट, आराम से समझिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो कहाँ के हैं, जर्मनी के। जर्मनी के दो साइंटिस्ट अलग अलग जगहों पर सेम सेल के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, ठीक है, सेम सेल के, एक ही सेल के बारे में ही स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट कौन कौन है भाई, पहला स्क्लीडेन और दूसरा स्वान। स्क्लीडेन जो हैं वो बोटनिस्ट थे, क्या थे, बोटनिस्ट, पौधा का विशेषज्ञ, ठीक है ना। और ये जो हैं ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। ये दोनों का दोनों साइंटिस्ट कहाँ के, जर्मनी के ही, ये एक साथ काम कर रहे थे, किसके ऊपर में, सेल के ऊपर में, ठीक है। और इन्होंने जब सेल के ऊपर में काम किया तो कुछ कंक्लूज़न निकाला, जिस कंक्लूज़न को वो लोग लिखें, और उस पूरे के पूरे थ्योरी को कह दिया गया सेल थ्योरी, जो इन दोनों के द्वारा दिया गया था, किसके बारे में, सेल के बारे में। ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने कंक्लूज़न बताया, कंक्लूज़न अबाउट द सेल्स बताया, ठीक है, जिसको बाद में कह दिया गया विच आर फर्दर नोन एज सेल थ्योरी, जिसको बाद में क्या, किस नाम से जाना गया, बोले बाबू, सेल थ्योरी नाम से जाना गया। ध्यान रखेंगे। तो इनके सेल थ्योरी में क्या क्या बातें थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात को जानना। समझिए, इनके सेल थ्योरी में पहला बात क्या कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर, वो सब का बेसिक जो कंपोनेंट है, जिस चीज़ से वो मिलके बने हुए हैं, वो कौन है, सेल है। और सेल का ही जो प्रोडक्ट है, उससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब क्या कि इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग organism made up of cells and its product वो या तो सेल से बने या फिर सेल का प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पहला इन्होंने ये बोला। फिर दूसरा बात बोला क्या कि जितने भी हमारे क्या हैं, सेल्स हैं, वो सब का जो बेसिक
कंपोजिशन है वो सब सेम होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलें कि बेसिक, या फिर ऐसे कर देते हैं, ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर क्या, सिमिलर। क्या बोले हम, सिमिलर। मतलब क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जितने भी सेल्स हैं उनका बेसिक कंपोनेंट्स अगर हम बात करें, मतलब कि जिस चीज़ से वो मिल के बनते हैं वो क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तीसरा बात, एक और बात इन्होंने बोला कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल दिया बोलो बाबू कि सेल जो है, वो बात जो लिखे हैं वो क्या बोलेंगे कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या, लाइफ। ये तीन बात मोटा मोटी अगर बात करें हम तो ये तीन बात जो है सेल थ्योरी में बताया गया। किनके द्वारा, स्क्लीडन और स्वान के जो रिसर्च वर्क था उनके कंक्लूजन के अनुसार ये तीन बात बताया गया, जिसको किस चीज़ में मढ़ दिया गया, बताइए, पिरो दिया गया सेल थ्योरी के नाम से। ठीक है, और वो पहला था, हमने देखा क्या कि सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बनते हैं या फिर सेल के ही कंपोनेंट्स या फिर प्रोडक्ट से बनते हैं। दूसरा बात कि सेल जितने भी सेल्स हैं उन सभी के बेसिक कंपोनेंट्स एक जैसा होता है। और हम बात करें थर्ड पॉइंट अगर इसमें बोला जाए कि सेल का जो है ना, सेल जो है लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है या फिर बेसिक यूनिट है। ठीक है, एक और अगर हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं तो वो पॉइंट क्या कर दें कि जितने भी, एक और पॉइंट आप दो तीन का, एक पॉइंट को, दो पॉइंट को, तीन पॉइंट, आप जितना पॉइंट चाहें उतना पॉइंट को सिंप्लीफाई तरीके से कर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सेल थ्योरी का जो है ना ब्रॉड कैटेगरी में अगर बात करें तो ये कुछ बातें हैं। एक और हम पॉइंट ऐड कर देते हैं, इन्होंने और क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब कहाँ होता है, सेल के अंदर में। इसका मतलब क्या कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी इन्होंने बोल दिया। तो इसको भी लिख सकते हैं आप 4 नंबर। ठीक है, कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये मोटा मोटी 4 बात है। अब यहाँ बात यह आ रहा है कि इनका बात बहुत दिनों तक माना गया, लेकिन बाद में इनसे ये पूछा गया कि आखिरकार ये सेल आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज अ न्यू सेल कम्स। तो ये इनका थ्योरी जो है फेल हो गया इस बात को एक्सप्लेनेशन के लिए कि आखिरकार नया सेल कहाँ से आता है। ठीक है, जर्मनी के ही एक और बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट मतलब कि पूरा ओवरऑल जूलॉजी बॉटनी के बारे में जिनको जानकार है उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को। ध्यान रखिएगा, रुडोल्फ विर्को ने बोल दिया, इस रहस्य को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि आखिरकार नया सेल्स जो है कहाँ से आते हैं। तो इन्होंने, ये भी जर्मन के हैं, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या बोल दिया कि नया सेल जो है वो पुराने वाले सेल से ही आता है, मतलब कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल उसी से आता है, लेकिन किस प्रोसेस के दौरान आता है, सेल डिवीज़न के दौरान आता है। मतलब क्या समझे कि सर इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कौन, रुडोल्फ विर्को ने बोला कि नया सेल जो है वो आता है पुराने वाले सेल से। ठीक है, कैसे, थ्रू सेल डिवीज़न। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ। इनका डिमेरिट पहले बात करते हैं, सेल थ्योरी का डिमेरिट क्या था, उसके बाद हम वो बात लिखेंगे डिमेरिट्स। डिमेरिट में क्या हो गया कि सेल थ्योरी fails to explain the existence of new cell। नया सेल कैसे आता है उसके एग्जिस्टेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये डिमेरिट को सॉल्व करने के लिए एक आए बायोलॉजिस्ट, इसका नाम है रुडोल्फ विर्को। क्या नाम है बोलो, रुडोल्फ विर्को। ये भी जर्मनी के ही हैं, जर्मन बायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बोला पता है, इन्होंने बोला कि एक फ्रेज दिया। ठीक है, इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि जो नया सेल है वो आता है पहले वाले ही सेल से, लेकिन थ्रू सेल डिवीज़न। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब इन्होंने बताया मीन्स न्यू
cells come from pre-existing cells through cell division, थ्रू क्या, सेल डिवीज़न। ध्यान रखिएगा क्या बोले हम कि इन्होंने ये रहस्य जो कौन सेल थ्योरी में ये दोनों साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इनको एक्सप्लेनेशन कौन दे दिया, रुडोल्फ विर्को ने। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया कि इनके कंक्लूजन को भी, इनके पॉइंट को भी क्या ऐड कर दिया गया सेल थ्योरी में। तो फाइनली सेल थ्योरी हमारा हो गया क्या, इसको मिला देंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या कि नया सेल जो आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है थ्रू सेल डिवीज़न। तो क्या बोलेंगे, न्यू सेल एग्जिस्ट, न्यू सेल कैसे कर देते हैं, comes from pre-existing cells through cell division, थ्रू क्या, सेल डिवीज़न। और इस तरीके से हमारा जो है ना पूरा का पूरा सेल थ्योरी तैयार हो गया। ठीक है, बन के तैयार हो गया। ध्यान रखेंगे तो एकदम आराम से चीज़ों को समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सारा का सारा कंटेंट डिटेल एनालिसिस के साथ आपके पास पेश किया जाएगा। ठीक है, और एक बार ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक का जो हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेल, ये टॉपिक का 2 या 3 लेक्चर में जो भी वीडियो पॉसिबल हो पाए, 2 या 3 लेक्चर में, तीनों लेक्चर में आपका कंप्लीट वीडियो जो है ना प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा ताकि आप जो है ना उसको क्या कर सके, एक साथ एक्सेस कर सकें। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हमारा बात हुआ क्या, किसका, सेल थ्योरी का। ठीक है, यहाँ तक हम बात किए क्या, सेल थ्योरी का। अब हम थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में जब जान गए तो हमको पता चला कि सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला गया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्या कि सेल को जो यहाँ बोला गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक और बात यहाँ ऐड किया गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम बात करेंगे कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। समझिए हमारे पास नेक्स्ट, पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि सर क्या सेल को जो हम लिविंग कह रहे हैं, क्या सेल का सारा पार्ट, सेल में जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे पार्ट्स लिविंग हैं। अब इस बात को पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेल को क्यों हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं और फिर बाद में फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे थे कि सर सेल का जो कंपोजिशन होता है, सेल का जो कंपोजिशंस होते हैं या फिर क्या होते हैं बोलो बाबू, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या सारे के सारे पार्ट्स लिविंग हैं, बात को ये समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बात वैसा नहीं है, सेल का जो पार्ट्स हैं वो लिविंग भी हैं और क्या है, डेड भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम बात करेंगे लिविंग पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स। ठीक है, और एक दूसरा अगर बात करें तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी सेल के होते हैं। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, सर लिविंग कंपोनेंट्स में कौन आएगा, सेल के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो गए, लिविंग कंपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, तो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, लिविंग कंपोनेंट है। अगर आपसे पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या है तो वो भी लिविंग कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म भी लिविंग कंपोनेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी क्या हमारे पास लिविंग कंपोनेंट है। तो मैंने यहाँ बताया आपको कि सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल में पाए जाते हैं वो लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट्स है। सर आप लोग जानते हैं बच्चे लोग, ठीक है, कि सर सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन बस आपको एक बात बता देते हैं, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, नाम सब सुने हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्लास्टिड्स, प्लांट के सेल में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ठीक है,
ये सब जो है ना सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं। सेल क्या ऑर्गेनेल्स में आते हैं। हम सबको डिटेल सेल ऑर्गेनेल जब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, ठीक है, हम इसको सेल ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, सब के बारे में 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास लिविंग कंपोनेंट। अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल के अंदर में होता है वैक्यूल। क्या होता है बोलिए? वैक्यूल। हम बात करें वैक्यूल्स के बारे में, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सब का सब कंपोनेंट्स क्या है हमारा? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी एक बात जो है ना अटना नहीं चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए कि सर सेल सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिविंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सेल का कंपोनेंट लिविंग होता तो फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट में वैक्यूल और ग्रैन्यूल्स कहाँ से आ जाता? कॉमन सेंस है। चलिए सर, ये बात भी हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर सेल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक क्या क्या सीखा, सोच के देखो। सर सेल का डिस्कवरी देखा हम लोगों ने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया, फिर क्या डेड सेल को कौन डिस्कवर किया, ठीक है, सेल थ्योरी क्या होता है ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, सेल थ्योरी का कंक्लूजन क्या है वो देखा, सेल थ्योरी का डिमेरिट क्या था वो देखा। अब उसके बाद बात आता है, ठीक है, एक छोटा सा बात कि सर सेल को जो हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे वो कहाँ से ले रहे थे? ऑब्वियस सी बात, हम माइक्रोस्कोप से। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम माइक्रोस्कोप के बारे में ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 तरह का माइक्रोस्कोप होता है, एक होता है बाबू सिंपल माइक्रोस्कोप और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देखिए ध्यान से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने लिखा कि 2 तरह का माइक्रोस्कोप होता है। एक होता है सिंपल, जो कि प्रिमिटिव, उसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, हम डिफरेंस ही कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरफ हम क्या कर दे बोलो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों में एक सर मोटा मोटी अगर हमको आप बता दें, रफ आइडिया दे दें, ताकि हमको कंक्लूजन मिल सके कि क्या होता है। सर ध्यान रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में लाइट के मदद से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है। ध्यान रखिएगा बाबू, तो लाइट इज़ यूज्ड। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का बीम, इलेक्ट्रॉन का धारा हम लोग फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बात करेंगे हम लोग? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं। ध्यान रखिएगा। एक बात और कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप में और कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। क्या बोले हम? मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब कि अगर हम बात करें ग्लास का बना हुआ, हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है, ग्लास का। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं, किसमें? मैग्नीफिकेशन में। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हैं कि ग्लास इज़ यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा करके देखना, मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। और अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। यहाँ इस सिंपल माइक्रोस्कोप को जहाँ से चाहें वहाँ प्लेस कर दीजिए, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एक स्पेशल सेटअप की ज़रूरत होती है। तो ये बात भी लिख सकते हैं थर्ड नंबर कि इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनी प्लेस। लेकिन हम यहाँ अगर बात करें तो स्पेशल सेटअप इज़ रिक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और ज़रा सोचो कि सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में अगर बात करें कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़े से अगर हम स्पीड से फेंके इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेता है इलेक्ट्रॉन। ज़रा सोच के देखिए कि अगर उतने स्पीड से अगर कोई भी पार्टिकल से टकराएगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है जिस मीडियम में, वो मीडियम क्या होगा? वैक्यूम होगा। बहुत खास बात, हम क्या बोले कि यहाँ पर वैक्यूम मीडियम में काम करता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बीम फ्लो करता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल मीडियम होता है। तो फोर्थ अगर बात करें तो मीडियम इज़ अवेलेबल, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो वैक्यूम इज़ मेंटेन्ड
फॉर द फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सब कुछ छोटे छोटे बातें थी जो सिंपल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको क्या कुछ डिफरेंस करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, हमने देखा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, ध्यान से रखेंगे, इसको बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि सर आखिरकार हम सिंपल माइक्रोस्कोप जान गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जान गए, अब हम इसके बाद क्या, ठीक है, अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि सर सेल को जो है हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो इसको वन बाय वन पहले हम बात करेंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, फिर बात करेंगे सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है कि सेल ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या, लाइफ। हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, अब इस बात पर ज़रा हम लोग जो है ना गौर फरमाएंगे। ठीक है, तो समझिए, सर स्ट्रक्चर प्रदान करता होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रदान करता होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम कहेंगे इसको स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर स्ट्रक्चर में क्या क्या कंसिडर हम लोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे शेप का, साइज़ का और क्या, नंबर ऑफ सेल्स का। तो इसका मतलब क्या कि इसमें देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ में हम बात करें कि सेल्स हैव बहुत सारे जो है ना डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ में। कौन कौन प्रॉपर्टी में, सेल्स हैव different properties, ठीक है, different properties with respect to, ये शॉर्ट में है, फुल फॉर्म क्या है, with respect to its size, number एंड क्या, शेप। हमने बात किया कि सर सेल जो है ना अलग अलग तरह का जो है ना दिखता है, किस रिस्पेक्ट में, साइज़ के रिस्पेक्ट में, नंबर के रिस्पेक्ट में और क्या, शेप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम बात करें पहला साइज़ के बारे में, अगर हम बात करें सेल के साइज़ के बारे में, तो हम सब इस बात को जानते हैं कि ऐसा भी सेल है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ता है। इसका मतलब इतना छोटा होगा कि उसको वो नेकेड आई से दिखेगा नहीं। ध्यान समझिएगा। तो साइज़ में बात करें, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो एक मीटर लंबा होता है। एक सेल का बात कर रहे हैं, 1 मीटर लंबा होता है। इसका मतलब क्या सर कि सेल का साइज़ अगर हम बात करें तो इसका जो रेंज जो है वो एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर से लेकर के, ठीक है, 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक होता है, डायमीटर तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो सर ये तो बहुत छोटा हो गया। हमको पता है सर कि 1 माइक्रोमीटर में 10 के पावर -6 मीटर होता है। सोचिए कितना छोटा होगा ये। ठीक है, तो सर इसमें हम कुछ एग्जांपल, एक ही एग्जांपल आपको बताते हैं। PPLO, ये पूछा भी जाता है ओलंपियाड वगैरह में कि PPLO का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिएगा, ये PPLO जो है ना पुराना नाम है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। पुराना नाम है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो PPLO का फुल फॉर्म हम आपके लिए लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ कर देते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी का बाद में जाके नाम पड़ गया क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत कुछ बड़ा भी सेल होता है। ठीक है, तो देखिए सर ये लार्ज सेल का बात करें, स्मॉल सेल का, तो इसमें अगर हम बात करें साइज़ में तो आपको पता होगा, ठीक है, कि लॉन्गेस्ट सेल हम ही लोग के अंदर में होता है, लॉन्गेस्ट सेल जो कि होता है नर्व सेल। क्या होता है बोलो बाबू, नर्व सेल। इसी को कहते हैं, आप न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये नर्व सेल लगभग 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर, सोचो माइक्रोमीटर से बात करें मीटर पे पहुंच गए। ठीक है, इसका जो लंबाई होता है अबाउट 1 मीटर इन क्या, लेंथ,
1 मीटर इन लेंथ। सोचिए एक सेल जो है 1 मीटर लंबा है, कितना बड़ा बात है, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट सेल बात करें, अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम वॉल्यूम में बात करते हैं बड़ा सेल, तो लार्जेस्ट सेल अगर पूछे आपसे कोई कि लार्जेस्ट सेल कौन है, एक सेल, एक ही सेल जो बहुत बड़ा है, ठीक है, कौन है भाई, वो है एग सेल, एग या फिर ओवम, ठीक है, एग या फिर क्या, ओवम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग नाम सुने हैं ना, ये एग या फिर ओवम ऑफ क्या, ऑस्ट्रिच, ये जो है ना लार्जेस्ट, देखिए कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। यहाँ बोले लॉन्गेस्ट, यहाँ बोले, यहाँ पे क्या बोले लार्जेस्ट, ये ओवरऑल बड़ा है, ठीक है, और ये लेंथ में बड़ा है, लेंथ वाइज बड़ा है। तो हमने यहाँ देखा क्या सर कि साइज़ का अगर बात करें किसके किसके लिए, सेल्स का, तो साइज़ में भी देख रहे हैं कि वैरिंग डिग्री उसमें है सर, रेंज क्या मतलब कि फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर के क्या कुछ सेंटीमीटर तक या फिर कुछ मीटर तक भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें किसका, सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, इसका नाम है नंबर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स के बारे में कि सर कोई भी ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स मतलब कितने सेल्स होते हैं, कितने सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड पार्ट बात करें क्या, सेल के नंबर के ऊपर में, तो आपको फिर से आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मात्र एक सेल है, और हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मतलब क्या कि सर नंबर के आधार पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को कहा दिया गया यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है एक, मतलब क्या, हैविंग ओनली 1 सेल, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही सेल है। और दूसरा हो गया बाबू बोलो, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब क्या, इसमें हैविंग मैनी सेल्स। तो फिर आपके मन में आएगा सर यूनिसेलुलर को कुछ एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल एग्जांपल है सर, आप अमीबा का नाम सुने हैं, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम सुने हैं, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। ईस्ट का नाम सुने हैं, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है। इट इस ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको क्या मिल जाएंगे, पैरामीशियम है, ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर हम बात करें किस में, मल्टी सेलुलर का, तो मल्टी सेलुलर में तो हम ही लोग पहले हैं, ह्यूमन सेल, ठीक है ना। हम ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं ना, तो सेल नहीं, ह्यूमन हो गए, ठीक है। और बहुत सारे गोट हैं, एनिमल्स हैं, मतलब कि बोल सकते हैं इसमें लायन, टाइगर, प्लांट बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल दीजिए। प्लांट में भी कौन सा, हायर प्लांट्स, तो यहाँ पे हम कर देते हैं हायर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब, ठीक है। तो बहुत सारे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करें कि नंबर में भी देखें क्या, तो सर नंबर में भी डिग्री बहुत अलग अलग है, किसी में एक सेल, किसी में ढेर सारा सेल, ठीक है ना। तो उस आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांट दें, यूनिसेलुलर और क्या, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो चलिए नंबर हम बात करते हैं। अगर हम तीसरा एस्पेक्ट्स को देखें जो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ में आता है, वो क्या है, शेप। ध्यान से समझेंगे, शेप में बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूज़ करता है, वो सोचता है कि सर शेप जो है ना, सारे के सारे सेल्स का शेप जो है ना वो फिक्स है, डेफिनेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे सेल्स का अगर हमारे पे बात करें, सेल्स तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है, अगर सारे सेल्स का शेप अगर अलग अलग है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी सर उसको याद करने में। का शेप जो है कैसा होता है, कितने तरह का सेल का शेप हो सकता है सर, क्या हमेशा सेल का शेप अलग अलग होता है, इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, सेल का शेप, ठीक है। देखिए तो थर्ड नंबर हमारे पास जो बात था कि सेल का शेप के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सेल का शेप जो है ना डेफिनेट होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल का शेप डेफिनेट नहीं होता है। मतलब क्या कि सेल का जो शेप है वो डेफिनेट भी होता है, डेफिनेट मतलब फिक्स शेप होता है, ठीक है। और उसका जो शेप है वैरिंग डिग्री का भी हो सकता है, वैरिंग या फिर क्या वैरी भी कर सकता है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वैरी भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सर डेफिनेट शेप किसका होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था पैरामीशियम, नहीं एग्जांपल दिया तो कोई बात नहीं, पैरामीशियम हो गया, युगलेना हो गया, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला कि सर डेफिनेट शेप वाला सेल जो है पैरामीशियम है, यूरेना है, उस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सेल का हमने बात किया क्या, फिक्स शेप भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि सेल का वैरिंग डिग्री, मतलब क्या, वैरिंग कर देते हैं, वैरिंग डिग्री हो सकता है सेल का। तो क्या क्या भाई, देखिए ध्यान से, सेल्स जो हैं ये क्या हो सकते हैं, स्पिंडल शेप, कुछ हम आपको पर्टिकुलर, ठीक है, सेल का जो हम शेप बता रहे हैं उसमें कोई इशू नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप बात करें इस तरीके से, मसल सेल्स देखे होंगे आप लोग, ठीक है। इसमें हम इसमें एग्जाम्पल भी बोलते हैं स्मूथ मसल्स सेल, ठीक है ना, स्पिंडल शेप हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्क लाइक, तो इसको कहते हैं डिस्क्वाइड, डिस्क्वाइडल शेप। डिस्क्वाइडल में अगर बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे प्लेटलेट्स का, ठीक है। चलिए इसमें हम बात करेंगे क्या, इसमें हो गया डिस्क लाइक, मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा, तो हम बात करेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट सेल, ठीक है। अगर हम बात करें थ्रेड लाइक, क्या बोले, बोलो बाबू, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक बात करें तो हम लोग जानते हैं नर्व सेल को, नर्व सेल को। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, एक हम रफ स्केच बना देते हैं आपको, इस तरीके से धागा जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो इसी के बारे में भी बोले हम लोग कि लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। एनिमल्स का लॉन्गेस्ट सेल यही है, ठीक है। तो ये धागा जैसा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारा सेल का शेप है बाबू, ठीक है। हमने क्या बोला, स्पिंडल शेप हो गया सर, डिस्क शेप हो गया, थ्रेड शेप हो गया। अगर हम बात करें ब्रांच्ड सेल, क्या ब्रांच्ड शेप भी होता है। तो ब्रांच शेप में मैं दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक होता है बोन का सेल, जिसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, क्या बोले हम, बोन का सेल, जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे स्किन में जो कलर है, हमारे स्किन में जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट, वो जो है ना, वो एक तरह का सेल से प्रोड्यूस होता है, इसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। ध्यान रखिएगा। तो क्रोमेटोफोर्स अगर हम बात करें तो ये ऑस्टियोसाइट, ये सब का सेल कैसा होता है, ब्रांच होता है। देखिए ऐसा होगा, इस तरीके का जो है ना, जिस तरह ब्रांच सेल होगा, ठीक है, किसका, ऑस्टियोसाइट्स या फिर क्या, क्रोमेटोफोर्स का, ठीक है। अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक होता है इर्रेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप ही नहीं है इसका, इर्रेगुलर शेप। जैसे ही हम बोले इरेगुलर शेप, आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि सर आप जो है बोलने जा रहे हैं अमीबा के बारे में। बिल्कुल अमीबा के बारे में, ठीक है। इरेगुलर शेप मतलब नॉट फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है। वो कौन है, अमीबा। क्या आप कोई और एग्जांपल बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, उसका नाम है WBC। क्या नाम है, WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, जिसका नाम क्या है, WBC को ही कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो ये सब जो है ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया। क्या बोले हम, स्पिंडल शेप हो गया, डिस्कॉइडल शेप हो गया, ठीक है। फिर क्या बोले हम, ओवल शेप भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारा शेप है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओवल, ठीक है, शेप आप बोल सकते हैं। तो ओवल शेप में आगे क्या हमारे पास, फैट सेल, ओवल शेप। ओवल शेप में क्या आता है बोलो, फैट का सेल्स। तो फैट के सेल्स को कहते हैं इसको कहते हैं बाबू एडिपोसाइट। क्या कहते हैं बोलिए, एडिपोसाइट, फैट सेल है, ओवल शेप हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि सर सेल का देख रहे हैं क्या कि कोई सेल, किसी सेल का फिक्स शेप होता है, बिल्कुल फिक्स शेप भी होता है सर, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट शेप्स के भी क्या सेल्स होते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोगों ये भी देखा कि सर सेल का जो है ना, कुछ सेल ऐसे भी है जिसका कोई शेप ही नहीं होता है, जैसे क्या बोले हम अमीबा और क्या, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि सर सेल में नंबर भी वेरी कर रहा है, सेल का शेप भी वेरी कर रहा है, और सेल का साइज़ भी वेरी कर रहा है। तो ये तीन गो पार्ट, तीन गो जो पैरामीटर बोले हम, तीन पैरामीटर बोले, क्या क्या, नंबर बोले, शेप बोले और क्या बोले, साइज़। ये तीनों का तीनों पैरामीटर्स जो है किस में आते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करता है एक पर्टिकुलर सेल को। हम इसीलिए क्या कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के बाद हम सेकंड पार्ट जो बोले कि सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, अब हम उसके बारे में चलते हैं। ध्यान से समझेंगे कि वाई वी कॉल्ड सेल एज व्हाट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कि सेल इज कॉल्ड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ। आखिरकार हम क्यों कहते हैं सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं ये बात करते हैं। ज़रा सोचिए सर, नाम में ही है कि सर ज़रूर सेल जो है क्या फंक्शंस प्रदान करता होगा। बहुत सारे फंक्शंस जो है ना सेल के अंदर में होता है। जैसे कि मतलब बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एज हम बात करते हैं कि ऑल द लिविंग एक्टिविटीज़ या फिर लिविंग, हाँ ठीक है, लिविंग एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, एक्टिविटीज़, इसी को कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़, या फिर आप सिंपल कहें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैपन इनसाइड द सेल्स। हमने क्या बोला कि सर सेल्स में जितने भी लिविंग एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर वाइटल एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे किस में होते हैं, सेल में ही होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर आपके मन में आएगा कि सर कुछ एग्जाम्पल बताइए, ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ लिविंग एक्टिविटीज़ का। लाइक न्यूट्रिशन, हम लोग सब सुने हैं न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कहाँ हो रहे होते हैं, सेल के अंदर में हो रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सेल को क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोगों ने दो बात सीखा कि सर सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सर एक बात यहाँ पे आता है कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, उसके बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये भी आपके एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में आपको आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से समझेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि हम बात कर दिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चर यूनिट लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेल को अब हम डिटेल जो है ना स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या होता है बोलो, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और क्या यूकैरियोटिक। देखिए नाम यहाँ है क्या है, प्रो का मतलब यहाँ हो गया प्रिमिटिव, क्या बोले हम, प्रिमिटिव। और कैरियोटिक शब्द जो है ना कैरियन से लिया गया है। कैरियोटिक जो है शब्द किससे लिया गया बोलो, कैरियन। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है बोलिए, न्यूक्लियस। मतलब क्या कि ये वो सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सर प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने बोला प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो सर वो न्यूक्लियस जिसमें क्या नहीं हो, उसका मेम्ब्रेन नहीं हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या कि न्यूक्लियस में से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो उसी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से, इसको फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर इसको और किस नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम लोग इसी को कह देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बोलिए, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हमने पहला बात सीखा कि सर प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर में न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो वो न्यूक्लियस जिसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट कि सर प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम वहीं अगर इसमें बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो यू का मतलब होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक इसी के तरीके से यहाँ से क्या आएगा, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। तो सर ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या कि न्यूक्लियस जो है ना वो वेल डेवलप है, मतलब क्या कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ, इसमें हम बात कर सकते हैं, इसको हम इन्फॉर्मेशन दिए, अब उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे अब डिफरेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा हुआ कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, एब्सेंट, और यहाँ क्या होगा बाबू बोलो, प्रेजेंट, सिंपल, प्रेजेंट हो गया। इनका साइज छोटा होता है, ठीक है, इनका साइज जो है लगभग 1 से 10 माइक्रोन मीटर का होता है, ठीक है, मतलब स्मॉलर हो गया, स्मॉल हो गया, लेकिन इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। तो हम बात करें इसका जो साइज़ है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। साइज़ के बारे में बात कर दिए कि प्रोकैरियोटिक क्या है, छोटा होता है, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक तो इससे क्या होता है, साइज़ इनका बड़ा होता है। एक बात और, तीसरा पॉइंट में और हम क्या ले सकते हैं सर कि इसके अंदर में जो क्रोमोसोम होता है, जो क्या होता है क्रोमोसोम, वो सिंगल होता है, क्या बोले हम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हम क्रोमोसोम क्या होता है आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं तो उस बात को समझिएगा कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम क्या बोले हम, प्रेजेंट। और यहाँ बात करें तो क्रोमोसोम क्या होता है, डबल होता है, क्या बात करेंगे, डबल क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। हमने बताया था कि सर सेल ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हम बोलेंगे, लेकिन इसमें होगा, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर क्या, एब्सेंट। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें 4 में तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बाबू, प्रेजेंट। तो सर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए। गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनमें नहीं होता है, किन में होता है बोलिए, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, ईस्ट का नाम सुना होगा, कुछ फंगस है, फंजाई का नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है ना, एनिमल सेल, ठीक है, ये सब क्या हो गए, यूकैरियोटिक हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा आइडिया लिया कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे पास बात आता है कि सर स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर हम बनाएं सेल का, और सेल के स्ट्रक्चर के दौरान हम क्या क्या उसके अंदर में देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होता है सेल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे क्या अब, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम में अच्छे से सारे के सारे कंटेंट को मैं लिखूंगा, ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, उसके बाद आपका क्या पूरा का पूरा टॉपिक स्मूथली चलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक, देख क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में ध्यान से समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, स्वरूप कैसा है सर। देखिए सेल को अगर हम बात करें तो हम बना रहे हैं कि सर पहला मेम्ब्रेन जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर एक और नाम है इसका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो तो यहाँ से एस पी और क्या एम, तो शॉर्ट में इसको देते हैं
SPM। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला कि सर जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर क्या कहते हैं बोलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सर ये दो नाम कहाँ से है, समझिए पहले क्या बोल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बात करें, हिस्ट्री का बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है गिवन बाय दो साइंटिस्ट है, कार्मर और नागेली, ठीक है, नागेली एंड कार्मर ने क्या कहा, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा, जिसको बाद में क्या शिफ्ट कर दिया गया सेल मेम्ब्रेन को, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन को बाद में क्या कर दिया, बोलो, शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि नाम को चेंज कर दिया गया, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कौन किया सर, प्लॉ, क्या नाम बोले हम, शिफ्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाई क्या, प्लॉ के द्वारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर दिया गया, ठीक है, या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या फिर क्या कहो, प्लाज्मा लेमा। इस बस इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप जब बुक पढ़ें तो कुछ अगर नाम मिले तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। हमने क्या बोला कि सर आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है सेल का वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने निकाला था, किसने बताया था, नागेली और क्या, कार्मर ने, ठीक है। और इसी नाम को बाद में शिफ्ट कर दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा, किसके द्वारा, प्लॉ के द्वारा, ठीक है। समझ में आगे क्या बोल रहे हैं, चलिए। तो हमने देखा क्या सर कि आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्शन का काम करता है, ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं केमिकल्स को अंदर जाने देता है या फिर उन्हीं केमिकल्स को बाहर जाने देता है जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है, उनको अंदर आने देगा, और जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। मतलब ये सिलेक्शन का काम करता है, इसीलिए कहते हैं क्या, सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में तो पहला हमने ये बोला, उसके बाद होता है अंदर में जो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है, ये होता है बाबू डबल मेम्ब्रेनस, बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो ये दो मेम्ब्रेन, हम न्यूक्लियस अलग से डिटेल पढ़ेंगे, इसीलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में अगर हम देखें तो लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है ना, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, और उसके अंदर में धागा जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है नेटवर्क में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये बात हम आगे करेंगे। तो ये हो गया सर। अब बताइए, इस न्यूक्लियस के बाहर और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में भी एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या बोले हमने बोला कि सर जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में पहला बोले सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बोल रहे हैं सर न्यूक्लियस, और तीसरा पार्ट बोले कि सर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो कंपोनेंट है, लिक्विड पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बोलो बाबू, इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सर अगर कोई पूछे हमसे कि सर स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो मेनली कितने स्ट्रक्चर हैं, तो 3 स्ट्रक्चर बात करेंगे। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। हमने क्या बोला, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा क्या बोले हम लोग, न्यूक्लियस। तो चलिए हम 1 बाय 1 हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, तो बोलेंगे सेल कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, पहला सेल मेम्ब्रेन या फिर हम क्या कहें इसको हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा हमने बोला साइटोप्लाज्म और तीसरा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोले हम, न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलिए हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर में कि सेल जो है 3 मेन कंपोनेंट इसका है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म और क्या, न्यूक्लियस। तो हम 1 बाय 1 हम क्या पढ़ेंगे, पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन से, ठीक है। पहला जो स्ट्रक्चर में आता है सेल में कंपोनेंट, इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम? सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला इसका पॉइंट क्या होगा कि ये जो है सर, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, मतलब क्या कि एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवर होता है, लेयर होता है, यही क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बात ध्यान समझिएगा सर, अब आपके मन में, बच्चे के मन में अब ये आएगा कि सर ये जो है किस चीज़ का मिलके बना होता है, कैसा होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत ही पतला, अल्ट्रा थिन, क्या बोले हम? अल्ट्रा थिन, ये बहुत ही पतला, अल्ट्रा थिन, हमने बोला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अल्ट्रा थिन and made up of mainly lipids and क्या? प्रोटीन्स। क्या बोले बाबू? ये मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन मेन कंपोनेंट अगर कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली किन किन दो केमिकल से बना है, तो क्या बोलेंगे? लिपिड्स और प्रोटीन। इसीलिए हेंस सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर केमिकली, या फिर इज कर देते हैं, इज केमिकली लाइपो प्रोटीनेशियस। लाइपो मतलब क्या हो गया? लिपिड। अब प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीनेशियस, यहाँ से लाइपो प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया सर, ठीक है, कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ ये बात आ रहा था कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखने में लगता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का जो है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत अलग अलग मॉडल दिए, जिसमें से हमारा सबसे फेमस मॉडल साबित हुआ, और आज भी हम उसी मॉडल को जो फॉलो करते हैं, जिसका नाम है क्या? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। मतलब क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि देयर आर several models given regarding क्या? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, लाइक लिपिड, बाइलेयर, ठीक है, लेमेलार, लिपिड मॉडल खाली कर लो, लिपिड मॉडल, लेमेलार मॉडल, ठीक है। और हम बात करेंगे किसके बारे में? मेनली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है ना, बहुत सारा है, ठीक है। जिसमें से सबसे फेमस कौन साबित हुआ, बोलो बाबू? सबसे फेमस और सबसे जो है ना यूनिक और सबसे क्या सटीक जो मॉडल साबित हुआ, क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ क्या? हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह आएगा कि सर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ना, गिवन बाई दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन। किस में? 1972 ईस्वी में, 1972 में जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कौन था? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। आज भी हम उसी को लेकर के और हम बात करते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्या? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए सर, इसको हमको एक ओवरव्यू दीजिए कि सर इन्होंने क्या कहा, समझिए। पहले मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ, देखिए ध्यान से।
ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोला, ये मॉडल आपको दिखना चाहिए, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल में क्या कहा गया कि सर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक आपको लेयर जो दिख रहा है किस मॉलिक्यूल का, इस तरीके का मॉलिक्यूल का एक लेयर दिख रहा है, इसको कहते हैं लिपिड मॉलिक्यूल। ये कुछ और नहीं, ये क्या है बोलो बाबू, ये है लिपिड मॉलिक्यूल। तो देख क्या रहे हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल का एक लेयर है और फिर उसके बाद क्या है, दूसरा लेयर है। तो दो गो लिपिड का मॉलिक्यूल का लेयर जो है प्रेजेंट होता है किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ये किसने बोला, सिंगर एंड निकोल्सन अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों लिपिड का मॉडल है, तो इसी को कह देते हैं लिपिड बाईलेयर, लिपिड बाईलेयर। तो पहला बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला सिंगर एंड निकोल्सन ने कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाईलेयर प्रेजेंट है। क्या बोलो बाबू, लिपिड बाईलेयर प्रेजेंट है। और साथ में क्या देख रहे हैं कि सर लिपिड बाईलेयर के बीचों बीच कुछ जो है ना धंसा हुआ है, एम्बेडेड है, ये क्या है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर में एम्बेडेड है, किसके अंदर में, लिपिड बाईलेयर के अंदर में जो है ना, ये लिपिड बाईलेयर के अंदर में है, ये लिपिड बाईलेयर के अंदर में है, ये भी अंदर में है, तो इसको कह दिया इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये सब क्या है बोलो, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन्स, ठीक है। और लिपिड के सरफेस पे भी कुछ प्रोटीन था, ठीक है, इसको कह दिया इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या एकदम सिंपल यही कॉन्सेप्ट था कि सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंगर एंड निकोल्सन ने बोला कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है और उसके अंदर में दो गो लिपिड का बाईलेयर प्रेजेंट होता है सर, उस लिपिड के बाईलेयर के बीच में अंदर में इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और उसके सरफेस पर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। बस इतना ही बात बोला, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन ये दोनों जो है ना एक्ट्स एज, बहुत तरीके से काम करते हैं। कैसे भाई, एंजाइम्स के रूप में, एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और क्या करेगा, पंप के रूप में। पंप का मतलब क्या होता है कि जब हमको किसी भी मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दो तरह का बात होता है सर, यहाँ से और यहाँ लेके जाने में या तो एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना है, कोई भी केमिकल को अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो दो तरह की बात आती है सर, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस तुरंत हम इसको बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी चाहिए होता है, तो हम क्या बोले कि एनर्जी को यूज़ कर करके जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल्स को, उस प्रोटीन को कहते हैं पंप्स। क्या कहते हैं बोलो, पंप कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें पंप की तरह कौन काम करता है, ये प्रोटीन ही काम करता है। तो बोला क्या कि जो प्रोटीन प्रेजेंट है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाईलेयर के ऊपर में या फिर अंदर में, ये जो है ना एंजाइम्स की तरह काम करता है, फिर पंप की तरह काम करता है। पंप हम लिख देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसमें, कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। इसमें कोई भी जो है ना एटीपी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोले हम, ये एंजाइम्स की तरह काम कर सकता है सर, पंप की तरह काम कर सकता है, कैरियर की तरह काम कर सकता है, और क्या बोला इन्होंने, ये रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। मतलब क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई चीज़ को इंटर करना है तो पहले वो प्रोटीन जो है ना डिसाइड करता है, पहले वो प्रोटीन पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारे लिए ये हमारे लिए यूज़फुल है कि हार्मफुल है। अगर यूज़फुल है तो अंदर आने देगा और हार्मफुल है तो बाहर इसको छोड़ देगा, ठीक है, समझिए। तो वो रिसेप्टर्स रिसीव करता है, रिसेप्टर्स का पहचानने का काम करता है, रिसेप्टर्स का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो हम अगर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा
ये सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपसे पूछा है किसने दिया था, क्या बोलेंगे? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। इस मॉडल में क्या कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, अल्ट्रा थिन, यहाँ देख रहे हैं, और ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लिपिड हम यहाँ देख रहे हैं बाइलेयर के रूप में है, और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन देख रहे हैं कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सर ये प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन काम अलग अलग तरीके से करता है। प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करता है, प्रोटीन पंप की तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, या फिर क्या रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल होता है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर, तो क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के तहत ये लिपिड बाइलेयर के रूप में रहता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बाद अब आता है क्या कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या है। हम लोगों ने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसा होता है, अब उसका फंक्शंस बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, फंक्शंस की ओर चलते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला फंक्शंस आपको अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सर सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब क्या कि ये उन्हीं केमिकल्स को अंदर आने देता है जो हमारे सेल के लिए ज़रूरत है, जो हमारे सेल के लिए क्या है? यूज़फुल है, और उन केमिकल्स को बाहर निकालता है जो हमारे सेल के लिए नुकसानदायक है। मतलब क्या, पहला पॉइंट होगा, ऐसे लिखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज क्या? सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दैट इज़, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज़ इट अलाउज the useful chemicals to enter inside the cell, and exit the harmful chemicals from द सेल। ध्यान से समझिए हमने क्या लिखा। सर हमने लिखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ उन्हीं यूज़फुल केमिकल्स को अंदर आने देता है, टू इंटर इनसाइड द सेल करता है जो हमारे लिए क्या यूज़फुल हो, और ये बाहर निकालता है हार्मफुल केमिकल्स को फ्रॉम द सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, कि दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ क्या? केमिकल्स, एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स विद इन द सेल। सेल्स के बीच में केमिकल्स के क्या एक्सचेंज का काम करता है क्या? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, क्लियर है हमारे पास। चलिए, और क्या करता है सर सेल मेम्ब्रेन, ज़रा सोच के देखना। सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो बाउंड्री का काम क्या होता है? सुरक्षा पॉइंट में अगर हम बात करें तो सर सेल मेम्ब्रेन और क्या प्रदान करता है? ज़रा सोचना कि सेल जो है ना, जब बाउंड्री है तो बाउंड्री एक जो है ना डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है। डेफिनेट क्या देता है? शेप देता है। किसको? सेल को। तो हम बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड definite shape to the cell। डेफिनेट क्या बताओ? शेप देता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया सर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको और बताते हैं कि यहाँ बात हुआ है एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स। एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स किसके मदद से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसी बात को कि सर मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर क्या है, बोलो सेल मेम्ब्रेन है।
ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर मान लेते हैं कि कोई भी केमिकल्स यहाँ है, ठीक है, तो इसका अंदर आना या फिर कोई भी केमिकल्स को क्या बाहर जाना, यही इसी को तो कहते हैं एक्सचेंज। बिल्कुल सर, इसी को कहते हैं क्या, एक्सचेंज। इसी को क्या कहते हैं बोले बाबू, एक्सचेंज, या फिर कहते हैं इसको कह सकते हैं मूवमेंट। क्या कह सकते हैं बोलिए, मूवमेंट। ध्यान रखिएगा। तो हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि सर कोई भी केमिकल्स का अगर एक्सचेंज हो रहा है या फिर क्या मूवमेंट हो रहा है, किसके मदद से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसमें 3 बातें हो सकती है। समझिए, इस केमिकल्स को अंदर आने में हो सकता है कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, तो उस ट्रांसपोर्ट को जिसमें एनर्जी खर्च होता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, किसके, एक्सचेंज होने के लिए या फिर मूवमेंट होने के लिए थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा केमिकल है जिसको एक्सचेंज होने में कोई भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और हम तीसरा बात करेंगे, एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। उसमें जो है ना सॉलिड फूड मटेरियल्स जो है ढेर सारा मात्रा में एक साथ जो है ना क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज या फिर मूवमेंट ऑफ केमिकल्स जो है ना वो 3 तरीके से होता है, 3 वेज में होता है, ठीक है। पहला तरीका हमने क्या बोला सर, पहला तरीका हमने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोले बताओ, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा बोला हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एकदम डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे, चिंता नहीं करिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और थर्ड नंबर क्या बोले हम लोगों ने, हमने बोला थर्ड नंबर बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। इन सभी को डिटेल में आपको क्लास 11 में भी पढ़ना होगा, लेकिन चूंकि हम लोग 9th का जो पोर्शन है वो 11 से मिलता है, तो हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगह है मेरे पास, तो पहला हम आपको बताते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना, ये वो ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, जिसमें क्या कोई भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस ट्रांसपोर्ट में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, मतलब क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ये जो है ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो गति से, मतलब क्या बोले हम, स्लो होता है। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बोले बाबू, बाई डायरेक्शनल, मतलब क्या कि इधर से इधर और ये अंदर से बाहर भी हो सकता है। तो हम आपको क्या बताएं कि ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी, हम कुछ पॉइंट आपको लिखाते ताकि आपको समझ में आ जाए, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने क्या बोला फिर कि सर ये जो है फिज़िकल प्रोसेस है। ये क्या है बोलो बाबू, ये फिज़िकल प्रोसेस है, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसमें और हम क्या बोल सकते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है। क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, ये जो है एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि सर जिसमें एनर्जी खर्च होगा, ऑब्वियस से बात है, उसका एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो पार्टिकल मूव करता है वो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ, मतलब क्या कि मूवमेंट ऑफ केमिकल्स जो होता है, केमिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में लिखे हैं, टू लोअर क्या कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखिएगा। और इसमें किसी भी खास तरह का प्रोटीन की ज़रूरत, कैरियर प्रोटीन का ज़रूरत, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ज़रूरत इसमें नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे लास्ट पॉइंट में, नो एनी कैरियर, कोई भी केमिकल को स्पेशल प्रोटीन का ज़रूरत नहीं होता है क्या, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो नो एनी कैरियर प्रोटीन, यह पे इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड,
ध्यान से समझिए क्या बोलें, फिर से रिवाइज करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें क्या एनर्जी खर्च नहीं होता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा होता है, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब सेल के अंदर भी आ सकता है और ये बाहर भी जा सकता है। ये एक धीमा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा से कोई भी केमिकल्स क्या कम मात्रा में जाता है, ठीक है। और क्या बोले हम, इसमें कोई भी खास तरह का कैरियर प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ज़रूरत इसमें नहीं होता है। चलिए, ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का क्लासीफाई किया गया, दो तरह का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह क्लासीफाई होता है, एक होता है हमारा डिफ्यूज़न, हम लोग सब सुने हैं इस बात को, और दूसरा क्या बोले हम, होता है ऑस्मोसिस। क्या बोले हम, डिफ्यूज़न और क्या, ऑस्मोसिस। जरा ध्यान देंगे इसके बारे में, एकदम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। हमने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही ये टाइप है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है कि पहली बात कि सर जब पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल कहाँ जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल्स का मूवमेंट होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में। तो सर जब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही दोनों है तो दोनों में हायर से लोअर पार्टिकल मूव करेगा, कॉमन सेंस है, दोनों में हायर से लोअर केमिकल मूव करेगा। लेकिन सर अंतर क्या है, नाम क्यों अंतर, नाम जो है क्यों अलग अलग है? हाँ, नाम अलग अलग इसलिए है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सर डिफ्यूज़न जो है वो तीनों मीडियम में हो सकता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों मीडियम में डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, ओनली अकर्स इन कौन सा मीडियम, लिक्विड मीडियम। ये छोटा सा डिफरेंस है, लिक्विड मीडियम, ठीक है। अगर हम एक और डिफरेंस आपको बताना चाहें, ठीक है, तो इसके अंदर में डिफ्यूज़न के लिए कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या कि नो एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ बहुत इसेंशियल है, इसमें होता है, ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने आपको दो डिफरेंस बताया किसके बारे में, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। और अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पैसिव प्रोसेस है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं सर कि यह हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बार बार क्या रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो थोड़ा सा देखते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर टाइप्स। क्या बोले हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर हम सॉल्यूशन के टाइप्स को पढ़ लेते हैं, ताकि हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि सर हायर क्या होता है, लोअर क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या बोले हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल समझाइए सर, अगर हम ले लिए सॉल्यूट में शुगर, चीनी, और यहाँ सॉल्वेंट में हमने ले लिया क्या, पानी, वाटर, तो यहाँ क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा कि सर कोई भी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सर सॉल्यूट हम किसको कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट का मात्रा कम हो, क्या बोले हम, सॉल्यूशन के अंदर में जिसका मात्रा कम हो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट, और जिसका मात्रा ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है, बोलिए, सॉल्वेंट कहलाता है। कन्फर्म हो गया। तो सर जब हम शरबत बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, शुगर कम, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और क्या, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्लियर हो गया हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा, ये शुगर क्या है, सॉल्यूट, और क्या है बोले बाबू, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ हम बात करने जा रहे थे कि सर सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं मात्रा ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर हम सॉल्यूशन को कितने तरीके से का बांटते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर मात्रा
ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, मतलब कितना मात्रा में सॉल्यूट है या फिर कितना मात्रा में क्या सॉल्वेंट है, उसके आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला होता है हाइपोटोनिक, फिर क्या होता है हाइपरटोनिक, और फिर क्या होता है आइसोटोनिक। मतलब क्या, ध्यान रखिएगा, एक बात हम लोग सीखे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute solution is of 3 types। 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हमने बताया क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर में सॉल्यूशन को 3 तरह का बांटे हैं। पहला क्या, हाइपोटोनिक, फिर क्या बोले हाइपरटोनिक, और फिर क्या बोले आइसोटोनिक। चलिए एकदम छोटा छोटा डिफरेंस समझते हैं यहीं पे। सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा और चीनी का मात्रा कम। मतलब क्या कि सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा और सॉल्यूट का मात्रा कम। तो ध्यान रखेंगे, हम यहाँ बोल रहे हैं कि सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट का मात्रा क्या होता है, बोलिए ज़्यादा होता है। तो सॉल्वेंट हम यहाँ पानी लिए थे तो पानी का मात्रा ज़्यादा, और सॉल्यूट हम चीनी लिए थे, चीनी का मात्रा कम। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं फीका सॉल्यूशन। अगर हम बात करें क्या शुगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो जो शरबत फीका बनेगा, मतलब उसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा नहीं है, पानी ज़्यादा है, तो क्या बन गया, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें इसका जस्ट उल्टा होता है हाइपरटोनिक, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ होता है सॉल्यूट का मात्रा, मतलब चीनी का मात्रा ज़्यादा, ठीक है, और सॉल्वेंट का मात्रा क्या हो गया, कम। हम मात्रा को, कॉन्सेंट्रेशन को बिग ब्रैकेट में दिखाते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी का मात्रा ज़्यादा, हम चीनी बार बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जांपल में चीनी ही लिए हैं। ठीक है, वहाँ पे सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा बात है क्या, आइसोटोनिक। सर इसमें क्या देख रहे हैं, चीनी कम, यहाँ पे चीनी ज़्यादा। इसमें क्या हो ना कि जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मात्रा बराबर हो जाए, आइसो का मतलब होता है सेम, तब उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। तो इस केस में अगर बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूट का मात्रा जब बराबर हो जाए किसके, सॉल्वेंट के, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो हम आपको ये बताना चाहें कि सर सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और क्या बोले, अब क्या बोले बोलो, आइसोटोनिक। अब चलिए सर, इसको हमने क्यों बताया, हम लोग बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ क्या, केमिकल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बात कर रहे थे ना। क्या बात कर रहे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में बात कर रहे थे। ज़रूर उसका यहाँ संबंध होगा, तभी हमने बताया। देखिए समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कि हमने क्या बोला कि एक कंटेनर लिया हमने। ठीक है, एक क्या लिया बोलो बाबू, कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर में पानी है, क्या है बोलो, पानी है, H2O है, और इसमें हमने 100 ग्राम मान लीजिए शुगर ऐड कर दिया। क्या कर दिया बोलो, शुगर ऐड कर दिया। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, शुगर हो गया। और हम क्या बोले, तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा क्या बन गया, ये दोनों मिल करके बन गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या हमने बोला कि मान लीजिए क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। और हम क्या कर दिए कि इसके अंदर में एक सेल डाल दिए। क्या डाल दिए बोलो बाबू, एक जो है ना, कोई भी मान लें कि हम एनिमल का कोई एक सेल डाल दिए, एनिमल सेल डाल दिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, सिंपल से समझिएगा, हमने बोला कि ये सॉल्यूशन है, उसको मैंने हाइपरटोनिक कर दिया। तो हाइपरटोनिक किसके रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या कि ज़रूर क्या है, इसके अंदर में जो भी कंटेंट है ये क्या है, हाइपोटोनिक
टोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने सिचुएशन क्रिएट किया कि सर जिस मीडियम में हम इस सेल को डाले हैं वो मीडियम क्या है, हाइपरटोनिक, और ये खुद क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब क्या कि इसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा, पानी का मात्रा कम, इसमें चीनी का मात्रा कम और पानी का मात्रा ज़्यादा। तो अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी केमिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या कि ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में। और हम बात कर रहे हैं क्या कि सर जो भी पार्टिकल का मूव होगा ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में। जैसे सोचिए कि सर हाइपरटोनिक कहने का मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी का मात्रा क्या है, कम है, और शुगर का मात्रा ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ क्लियर है। और हाइपो कहने का मतलब क्या है कि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है जो भी ऊपर बताए हैं, और इसमें शुगर का मात्रा क्या है, कम है। तो सर ज़रा बताइए कि हमको आप यही बताएं कि सर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि खासकर अभी हम पैसिव का बात कर रहे हैं, तो हायर से लोअर मूव करता है। तो हायर से लोअर, तो अगर हम बात करें इसमें से कौन अंदर जाएगा, ज़रा सोचो। तो सर इसके रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में इसमें कौन ज़्यादा है? देखिए तो इसमें जो है शुगर ज़्यादा है इस वाले में, और इसमें शुगर क्या है, कम है। तो क्या होगा, शुगर का मूवमेंट अंदर होगा, अंदर की ओर, इससे अंदर जाएगा, और यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। यही होगा ना, समझिए। तो सर ये इस सॉल्यूशन से, हाइपरटोनिक से शुगर का अंदर जाना और इस सेल से पानी का बाहर निकलना, यहाँ हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये वाटर हो गया, और यहाँ क्या कर देते, बोलो, शुगर हो गया। तो शुगर का अंदर जाना और पानी का बाहर निकलना। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बीच में किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो गया। तो बताइए ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन है कि ऑस्मोसिस है? सर डिफ्यूजन में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो चाहिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेल में क्या है, सेल का सेल मेम्ब्रेन जो है एसपीएम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, समझिए। तो हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ और नहीं, हम ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं। तो ज़रा देखो कि ऑस्मोसिस दो तरह का हो रहा है, एक चीज़ का अंदर जाना और एक बाहर आना। तो अंदर जाने को कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, बोलो बाबू? इंडो ऑस्मोसिस। मतलब क्या कि अंदर जाना, ठीक है, कोई भी केमिकल्स का, ठीक है, और बाहर क्यों निकल रहा है, इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी वहाँ लिख सकते थे कि सर ऑस्मोसिस भी दो तरह का, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। लेकिन ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो इसीलिए मैं आपको पहले क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। अब सोचो, ये तो हम समझ में आ गया सर कि ऑस्मोसिस आपने बताया, इंडो ऑस्मोसिस और क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। अब यहाँ बात आता है कि सर इसके बाद इस सेल में होगा क्या, ज़रा सोच के देखना कि सर अगर इसमें चीनी ज़्यादा जाएगा और पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल क्या होगा, सिकुड़ेगा। कॉमन सेंस है, सोच के देखिए कि सर इसमें जब पानी बाहर की ओर निकलेगा तो सेल अब कैसा हो जाएगा, सेल अब सिकुड़ जाएगा। सेल क्या होगा, बोलो बाबू? सेल में से जैसे पानी बाहर निकलेगा, जैसे पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा। तो यहाँ हमने बोल दिया कि श्रिंकेज हो रहा है, श्रिंकेज ऑफ सेल हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलो? श्रिंकेज ऑफ सेल। और श्रिंकेज ऑफ सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बोलिए? श्रिंकेज ऑफ सेल को कहते हैं हम लोग, कह सकते हैं यहाँ पर जो सेल का श्रिंकेज हो रहा है इसको कहते हैं क्रीनेशन। क्या कहते हैं? श्रिंकेज ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पे कहते हैं नोन एज क्या, क्रीनेशन। क्रीनेशन, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर अगर ये सेल में से अगर यही सेल का श्रिंकेज होता, यही सेल का श्रिंकेज होता, तो ज़रा सोच के देखिए कि सर सेल का जब श्रिंकेज होगा तो ऑब्वियस बात है प्रोटोप्लाज्म का भी श्रिंकेज होगा। कॉमन सेंस है सर, अगर सेल अगर श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तो प्रोटोप्लाज्म भी सिकुड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि श्रिंकेज ऑफ, अगर प्रोटोप्लाज्म अगर हुआ, ठीक है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, बोलो?
प्लाज्मोलाइसिस। समझिए हमने क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मोलाइसिस पूछता है कि क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म कब, जब कोई भी सेल को हम किस में डाल दिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, उस केस में इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने को कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, और उस दौरान जो है ना सेल और अलोंग विद साइड प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, इसी को क्या कहते हैं बोलिए, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ा सा एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं, देखिए ध्यान से, हेमोग्लोबिन, हम सब जानते हैं हेमोग्लोबिन को, हेमोग्लोबिन जानते हैं हम लोग, हेमोग्लोबिन ऐसे नहीं, आरबीसी चलते हैं, आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी। समझिए आरबीसी एक सेल है, आरबीसी क्या बोलो, ब्लड का सेल है। किसका सेल है बोलो, ब्लड का सेल है। अगर मैं इस आरबीसी को मैं डाल दिया कैसे सॉल्यूशन में, सुनेंगे ध्यान से, हमने इस आरबीसी को अगर हम डाल देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, क्या बोले बोलो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा बोलो बाबू, वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बोलिए, वाटर बाहर निकलेगा, और साथ में हेमोग्लोबिन भी, इसका हेमोग्लोबिन भी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, हेमोग्लोबिन भी बाहर निकलता है। मतलब क्या कि जब हेमोग्लोबिन बाहर निकलेगा तो आरबीसी क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, आरबीसी क्या होगा, रप्चरिंग। तो आप याद रखिएगा कि जब हम आरबीसी को किस में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, उस केस में हेमोलाइसिस होता है, हेमोलाइसिस होता है। हेमोलाइसिस का मतलब क्या कि ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन होना शुरू हो जाता है, और ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन को ही क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस। और ये कब होता है, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। क्लियर हो गया। हमारे पास एक नया वर्ड था हेमोलाइसिस, यहाँ एक नया वर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ एक नया वर्ड है बोलो क्रीनेशन। ये तीनों वर्ड आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा हुआ क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या हुआ बोलो बाबू, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या बात किए थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम चलते हैं कहाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और उसमें क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, खर्च होगा, एनर्जी क्या होगा, खर्च होगा।